जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्राइम का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। नए नए तरीके लोग खोज के ला रहे हैं। पहले इन्वेंशन होते थे, जब लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सॉरी, तब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। उसके बाद जो भी इंसानों की जरूरतें हुई उनकी खोज हो रही थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंसान इतना भूखा हो चुका है कि वो नए नए क्राइम करने के तरीके खोज रहा है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कि जब आप देखेंगे तो कई बार हमें लगता है कि शॉर्टकट तरीका जो है वो हमें सक्सेस दिला देगा, वो हमारी समस्याओं को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो हम एक लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते थे वो भी हमारे पास से चला जाता है। आज की कहानी जो है ये 2019 की है। लगभग ये मान के चलिए कि 5 साल हो चुके हैं। सो उदयपुर के पास एक पुल है, और उसी पुल से जो है कुछ लोग गुजर रहे थे। लड़के थे, यंग थे। उन्होंने पुल के साइड में देखा कि एक कार जो है वो पलटी पड़ी हुई है और एक महिला की लाश वहीं पे है। वो तुरंत जो है पुलिस को सूचना देते हैं इस बात की। पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो ओवरऑल यही देखा जाता है कि कार पलटी हुई है, महिला वहां पे पड़ी हुई है, और अपना महिला को उठाया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जो भी पोस्टमार्टम वगैरह होता है उसके लिए। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस जांच करती उससे पहले कुछ चीजें जान लीजिए कि जो महिला थी उसकी बहन एक दिन पहले वहीं के पुलिस थाने में जो है एक एफआईआर लिखवाती है देर रात, कि उसकी बहन जो है वो लापता है। अब इस बात की अभी जब ये एफआईआर लिखी जा चुकी थी और उसके बाद जो है लाश मिल जाती है। इसके बाद जब जांच शुरू होती है और एफआईआर ऑलरेडी उनके पास लिखी हुई थी, फिर महिला ये भी बताती है कि जो गायब हुई है वो उसकी छोटी बहन है। अच्छा, कार के नंबर से जो है ये पता भी चल गया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर से ये पता चल गया था कि मरने वाली जो महिला है वो कौन है। जो मरने वाली महिला थी उसका नाम ऋचा था, और ऋचा जो है वो चारुलता की छोटी बहन है। चारुलता वही जो एक रात पहले जो है थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि उसकी बहन जो है वो गायब है देर रात। ऋचा जो है वो उदयपुर में रहती थी अपनी 12 साल की बेटी के साथ। और जब वो घर से निकल रही थी तो वो अपनी 12 साल की बेटी से कहती है कि मैं 1 घंटे में जो है वापस लौट आऊंगी। तो उसे भी लगा कि अभी 1 घंटे में वापस लौट आएगी, लेकिन जब वो नहीं वापस लौटती है तो वो लड़की अपनी मौसी को कॉल करती है और उनको सारी चीजें बताती है कि माँ ने कहा था कि अभी 1 घंटे में वापस लौट आएंगे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई है। और इसी के बाद ही चारुलता जो है वो थाने जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है। अगली सुबह जो है चारुलता को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और डेड बॉडी दिखाई जाती है। कपड़ों से वो बताती है कि हाँ ये उसकी बहन ही है। उसके बाद जो है पुलिस चारुलता को अपने साथ जो है स्पॉट पर ले जाती है, जहां पर ऋचा की लाश मिली थी और जहां पर वो गाड़ी मिली थी। अब
पुलिस को वहां तक जाना ही था तो वो उसको इसलिए भी लेके जाती, हो सकता कोई और भी सुराग मिल सके। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे अजीब चीज चौंकाने वाली ये आई, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी लेकिन उससे पहले ये पता लगा कि जो गाड़ी पलटी हुई थी उस पर कोई भी खरोच नहीं थी। इवन उसके जो साइड विंडो या शीशे हैं वो भी नहीं टूटे थे, कहीं पर भी कोई खरोच नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को बड़े आराम से पलटा गया है। जहां से वो गाड़ी पलटी थी सड़क को देखा गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, कहीं पर भी कोई रगड़ के निशान नहीं थे कि भाई जब गाड़ी पलटती है तो किसी चीज से टकराई होगी या जो भी हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो कोई घिसटने का, ना ही कोई वो, ऐसा कुछ भी इंसान नहीं था। यहां तक कि एक्सपर्ट ने भी ये कह दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, या हम कह सकते गाड़ी पलटने का मामला नहीं है। लेकिन अभी तक समस्या ये थी कि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो जो रिपोर्ट लिखी गई थी अभी तक वो मिसिंग की ही लिखी गई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब उसमें ये पता चलता है कि ऋचा पर जो है किसी भारी चीज से हमला किया गया था। अब जब ये पता चल जाता है कि उसके सर पे किसी भारी चीज से हमला किया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, इसके बाद जो है मर्डर और हत्या की एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद जो है जांच शुरू होती है, तफ्तीश की जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती तो उन्हें ये लगा कि ऋचा की जो बड़ी बहन है उसी से कुछ चीजें जान लेते हैं ऋचा के बारे में। तो सबसे पहली पूछताछ जो है वो चारुलता से ही शुरू की जाती है। चारुलता बताती है कि ऋचा की शादी जो है वो 2008 में हुई थी और शादी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली। 2012 में इसका डिवोर्स हो गया और इसी दौरान उसकी एक बेटी हुई। जब और उसके बाद जो है डिवोर्स के बाद वो वहीं उदयपुर में ही रहने लगी अपने ननिहाल में अपनी बेटी के साथ। फिर जो है 4 साल बाद लगभग मुंबई के एक लड़के से वो शादी कर लेती है। जब वो मुंबई के एक लड़के से शादी कर लेती तो बेटी जो थी वो नाना नानी के साथ रहने लगती है, क्योंकि हो सकता है कि जो जिस लड़के से शादी करती वो राजी नहीं था उसको रखने के लिए, या जो भी चीजें रही हूं। और कहते हैं कि उस दिन भी जो है ऋचा मुंबई से उदयपुर आई थी अपनी बेटी से मिलने। उस दिन क्या कुछ दिन पहले आई थी, वहीं उदयपुर में रुकी हुई थी। अब पहला शक जो है, अब शक के घेरे में सारे के सारे लोग आ जाते, जितने कैरेक्टर्स थे सभी शक के घेरे में थे। पहले पति पर शक जाता है, लेकिन पता ये चलता है कि जब से इनका डाइवोर्स हुआ, लगभग 4 साल डाइवोर्स के हो गए थे और 4 साल इधर शादी के भी हो चुके। 4 साल बाद उसने शादी की तो लगभग ये मान के चलिए 8-10 साल हो चुके थे। अब सवाल ये उठा कि उसका पति जो है उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लेना देना भी नहीं था, उसने भी दूसरी शादी कर ली थी, वेल सेटल्ड था वो, कोई बात मतलब कोई किसी तरीका का कोई क्ल्यू नहीं मिला, तो वो भी शक के घेरे में नहीं था। फिर दूसरे पति पर शक जाता है, लेकिन फिर उसमें भी देखा जाता है तो कोई ऐसा कोई भी क्ल्यू नहीं था जिससे ये पता लगे कि इनके बीच में रिश्ते खराब थे, या अगर वो मारना भी जाता तो मुंबई में मार देता, यहाँ के ये सब तमाशा आगे करता। सो ये भी सारी चीजें। फिर जो है पुलिस को लगा कि शायद अब क्ल्यू एक मिल गया है। जब ऋचा उदयपुर में रहने लगी तो ऋचा के जो फादर थे उन्होंने प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा ऋचा के नाम पे कर दिया था कि डाइवोर्सी है, तो उसको एक प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा दे दिया गया था, जिसकी वजह से जो ऋचा का इकलौता भाई था वो इस बात से काफी
नाराज था। पुलिस को इस पर शक जाता है, जांच होती है, लेकिन उसमें भी कुछ भी हासिल नहीं होता है, सब गलत निकलता है। अब केस जो है वो उलझता जा रहा था। जिसको भी पुलिस शक के घेरे में लेती थी वही बाहर हो जाता था। लेकिन फिर जो है जब इन्वेस्टिगेशन ये चल रही थी तो पुलिस को याद आया कि जहां पे लाश मिली थी, जहां पे गाड़ी मिली थी, वहीं पे कुछ अजीब चीजें मिली थी जो कि काले जादू या टटका टोना या हम कह सकते हैं जो तांत्रिक लोग यूज करते हैं, सिंदूर और भी लोटा तांबे का, ऐसी बहुत सारी चीजें मिली। आटा, दालें, ऐसी अजीब सी चीजें मिली। सो पुलिस पुलिस को जो है ये कोई तंत्र विद्या का मर्डर लगा कि किसी ने जो है तंत्र विद्या की वजह से ऐसा कर दिया है। अब पुलिस ने जो है मर्डर का केस उधर छोड़कर तंत्र मंत्र के एंगल से जांच करना शुरू किया। इलाके के जितने ये जो इलाका था ये इसके लिए फेमस भी काफी था। राजस्थान का जो ये इलाका, इवन पूरे राजस्थान में आप देखेंगे तो थोड़ी सी वहां पर अभी भी जो है तंत्र मंत्र को लेकर ज्यादा चीजें हैं, अंधविश्वास ज्यादा है। मध्य प्रदेश में चले जाइए तो वहां भी ज्यादा चीजें इसलिए देखते होंगे कि अब पुलिस ने जो है इलाके के एक एक करके सारे तांत्रिक को पकड़ना शुरू किया। सबसे पूछताछ हो रही थी, जांच हो रही थी, लेकिन अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। ऋचा की लाश जिस मुर्दा घर में रखी हुई थी वहां पर उनके रिलेटिव, दोस्त, गांव के लोग देखने आ रहे थे। जब ये लोग देखने आ रहे थे तो वहीं पर उन्हीं में से एक प्रदीप नाम का व्यक्ति था जो कि तांत्रिक था। वो भी ऋचा को देखने आया था और ये जो व्यक्ति था प्रदीप, ये उस इलाके में बहुत बड़ा नामी तांत्रिक था। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। हम कह सकते हैं काफी रसूखदार आदमी था। अब प्रदीप से पूछताछ हुई, लेकिन फिर मैंने बताया कि पावरफुल व्यक्ति था, तांत्रिक हल्के तो होते नहीं, कोई भी बाबा को उठा लो, ऐसे किसी पे आप हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ, सब ऐसे ही होता रहा। अब देखो, पहले पति पर, दूसरे पति पर, भाई पर, और इवन हम कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र के एंगल से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर एक तांत्रिक जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को ये पता था कि जो ऋचा है वो प्रदीप से मिलती है, प्रदीप तांत्रिक से मिलती है। तो उससे जब पूछताछ हुई तो प्रदीप ने कहा कि वो मेरी शिष्या थी। जब ये पूछताछ हुई कि आप वहां पे क्यों गए, क्या काम था, तो उसने यही कहा कि वो मेरी शिष्या थी और उससे जो है वो कोई भी काम उससे पूछे बिना नहीं करती थी। पुलिस को लगा कि ठीक है, छोड़ दिया गया। अब केस उलझता जा रहा था, पुलिस के पास कोई क्ल्यू नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट था कि सारी सुइयां, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती थी वो प्रदीप पे आके रुक जाती थी। अब पुलिस को लगा कि एक गेम खेला जाए, और गेम ये था कि हवा में तीर चलाओ, ना तो कोई सबूत है ना कुछ, अगर सटीक बैठा तो ठीक, नहीं बैठा तो बात खत्म, माफी मांग लेंगे। प्रदीप को एक दिन गिरफ्तार किया जाता है और उससे कहा जाता है कि हमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, अब बस तुम ये बता दो कि मारा क्यों। अब चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल, प्रदीप घबरा जाता है और वो सारी चीजें जो है बता देता है कि मैंने बस, प्रदीप घबरा जाता है और वो जो है ये कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने मारा है। उसमें एक इसका और भी साथी
शामिल था। अब ये कहानी बताना शुरू करता है कि डिवोर्स के बहुत वक्त बाद जो है, बहुत वक्त तक हम कह सकते हैं, ऋचा जो थी वो उदयपुर में ही रह रही थी। और ऋचा की एक बेटी थी 12 साल की, तो वो भी उदयपुर में रह रही थी और वो उदयपुर में ही एक स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद जो है ऋचा ने मुंबई में एक लड़के से शादी कर ली, और जिस लड़के से शादी हुई थी उसकी भी एक पत्नी थी। अब उसके बच्चे नहीं थे लेकिन उसकी पत्नी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों शादीशुदा थे। और उसकी पत्नी जीवित थी लेकिन पैरालिसिस हो गया था। अब सवाल ये था कि पैरालिसिस की वजह से जो है उसने ऋचा से शादी कर ली थी, लेकिन वो जितना ऋचा की देखभाल करता था उतना वो अपनी पहली पत्नी की भी देखभाल करता था। और इवन यहां तक उसने ऋचा से ये भी कह रखा था कि जब तक वो जिंदा है तब तक मैं जो भी चाहूं वो उसके लिए कर सकता हूं। ऋचा को इस बात से कहीं ना कहीं खुन्नस थी, वो इस बात से परेशान भी थी। ऋचा की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका एक ओनर था भूपेंद्र, और भूपेंद्र का जो है ऋचा की फैमिली में काफी आना जाना था, अच्छा व्यवहार था। और एक तो उसकी बेटी भी पढ़ती थी। एक बार कहते हैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आई स्कूल में, सो वो अब ऋचा जो थी वो पैसे वाली भी थी, क्योंकि डिवोर्स हो गया था। फादर ने भी बहुत प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा उसके नाम पे कर रखा था। हस्बैंड जो था मुंबई में एक बड़ा बिजनेसमैन ही था शायद। सो पैसे की कोई कमी नहीं थी। भूपेंद्र जो है वो ऋचा को ये बताता है कि उसका स्कूल जो इस वक्त ठीक नहीं चल रहा, कुछ पैसों की जरूरत है। तो ऋचा उसे 30 लाख रुपए जो है ब्याज पर देती है। अब 30 लाख रुपए ब्याज पर देती है तो उससे जो है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है हर महीने ऋचा के पास आ जाता था। और भूपेंद्र की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अभी भी सुधर नहीं रही थी, क्योंकि ब्याज का ही एक बड़ा हिस्सा जो है ऋचा के पास जा रहा था। स्कूल भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। अब भूपेंद्र ने जो है एक तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। हमने बताया ना कि वहां, तो उसने बहुत खोजा तो उसे प्रदीप ही मिल गया। अब उसने प्रदीप को सारी बात बताई कि मुझे कैसे भी छुटकारा मिल जाए, इसको 30 लाख रुपए ना देना पड़े, और आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए। तांत्रिक ने उससे कोई पट्टी पढ़ाई। अब जो है अगले दिन से ही ऋचा के घर में कहीं हड्डी, कहीं कुछ ऐसी चीजें जो हैं मिलने लगी। उसकी लॉन में पड़ी होती थी ऐसी। अब ऋचा जब भी उठती थी इन सारी चीजों को देखती थी, वो घबरा जाती थी, क्योंकि उस इलाके में जो है इन सारी चीजों का बोलबाला था। काफी समय जब बीत गया तो एक दिन ये बात उसने भूपेंद्र को बताई। भूपेंद्र इसी इंतजार में था। भूपेंद्र ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक तांत्रिक से मिलाता हूँ। अब ये कोई तांत्रिक वांत्रिक था नहीं, एक फ्रॉड था। और प्रदीप के पास जब ये लेके गए, प्रदीप ने कुछ कहा, ठीक है मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और ये सब करता हूँ, कल से बंद हो जाएंगी ये सारी चीजें। अब जब ठेकेदार भूपेंद्र था तो बंद क्या हो जाना, दोनों मिले थे। अगले दिन से जो है वो सारी चीजें पहुंचनी बंद हो गई। अब ऋचा को उस तांत्रिक पे विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऋचा के मन में अब लालच आ गया था। अब ऋचा ने प्रदीप तांत्रिक से ये कहा कि ये जो भूपेंद्र मुझे
हर महीने ब्याज देता है 30 लाख का। कुछ ऐसा इंतजाम करो कि इसको कहीं से पैसा ना मिले, और उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। अब यहां पे वही हाल हो गया, दो बिल्ली एक बंदर वाला। अब बंदर रोटी के टुकड़े खा रहा था, तो प्रदीप तांत्रिक ने कहा ठीक है। ये बात उसने जो है जाकर भूपेंद्र को बताई। भूपेंद्र ने कहा मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा और कुछ इंतजाम करो कि ऋचा को मुझे 30 लाख रुपए ना देने पड़े। अब वो तांत्रिक वांत्रिक तो था नहीं, और ऐसी कोई चीज होती भी नहीं है। उसने कहा कि हमें जो है ऋचा को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अच्छा, इससे इस तांत्रिक में इतना विश्वास ऋचा का क्यों बढ़ गया था? उसके हस्बैंड की जो पहली पत्नी थी, सो ये भूपेंद्र वाले केस से पहले जो है कि उसको कहीं से पैसा ना मिले जिससे वो हमें हर महीने ब्याज देता रहा, इससे पहले उसने जो है एक काम तांत्रिक से और करवाया। उसने कहा कि ऐसा कुछ करिए कि जो हमारे हस्बैंड की पहली पत्नी वो कैसे भी मर जाए। सो जो भूपेंद्र तांत्रिक था वो कुछ करता है, लेकिन आप संयोग मानिए या जो भी, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थी, उनका समय भी हो चुका था, और कुछ ही दिनों में जो है उसकी उसके हस्बैंड की जो पहली पत्नी थी वो मर जाती है। अब ऋचा का और भी विश्वास बढ़ गया कि हाँ ये तांत्रिक ठीक है। कहते हैं ना कि अंधेरे में उसका भी तीर लग गया। फिर जो है ये भूपेंद्र वाली बात आती है। भूपेंद्र जब ये कहता है कि हम तुम्हें 2.5 लाख रुपए देंगे, तो तांत्रिक कहता है हमें इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तांत्रिक एक दिन ऋचा को फोन करता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि भूपेंद्र को कहीं से फाइन पैसा ना मिले जिससे वो तुम्हें हर महीने ब्याज देता रहे, तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जो जिस पुल के पास लाश मिली ऋचा की, वहीं पे तुम्हें आना है रात में, और अकेले आना है, और किसी को ये बात बतानी भी नहीं है, क्योंकि अगर बता दिया तो मंत्र काम नहीं करेगा। ऋचा जो है उसके जहां से मैं पहले ही आ चुकी थी, वो रात में अकेली आती है। उसके बाद ऋचा को एक पत्थर पर बिठाया जाता है और उससे कहा जाता है कि अपनी आंखें बंद करो, जब तक मैं कहूँ ना खोलना मत। फिर जो है बाबा का, वही तांत्रिक का एक जो है भक्त होता है, तो एक बड़ा सा पत्थर उठाता, ऋचा के सर पे मारता, ऋचा की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर गाड़ी को जैसे तैसे करके पलट दिया जाता है। ये सारी कहानी इसने बताई। इससे पहले जब ऋचा की लाश और गाड़ी पलटी मिल जाती है, तो कहते भूपेंद्र वो जो था और ये प्रदीप तांत्रिक, ये ऋचा के घर वालों के पास जाते हैं। इवन यहाँ तक ये कहते हैं कि एफआईआर मत करवाओ, क्योंकि ऋचा ने जो, अगर ये पता लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, तो जो ऋचा ने बहुत से बॉन्ड खरीद रखे हैं या जो उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है वो नहीं मिलेगा। मतलब बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि एफआईआर ना कराएं। एफआईआर नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मतलब उनका कहना यही था कि एक्सीडेंट का मामला रहने दीजिए। संयोग कहिए कि ऋचा की बहन की बात दिमाग में ये सारी बातें समझ नहीं आई, उसने एफआईआर कराई। उसके बाद जांच हुई, इन सबको जेल भेजा गया और कहते हैं कि इन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, जीवन भर इन्हें जेल में रहना है। सो ये थी कहानी कि आजकल जो है क्राइम के नए नए तरीके ढूंढे जरूर जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस से कोई नहीं बच पाता है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।